हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज AS5 राइट। सो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि हम सबसे पहले नोट्स जो है उसको रिवाइज करेंगे, नोट्स के बाद स्टडी मटेरियल एंड PM के क्वेश्चंस करेंगे। इतना रेलेवेंट नहीं है ये AS, पर फिर भी अगर देखा जाए तो स्टडी मटेरियल और PM में टोटल मिला के है 11 क्वेश्चन राइट। सो AS5 के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये तो एक रॉ PDF थी जो अवेलेबल थी एंड इस PDF के अंदर जो भी नेसेसिटी जो भी चेंजेस करने थे या जो भी ऐड ऑन करना था ताकि ये PDF और फ्रूटफुल हो जाए राइट, तो उसको कर जो है हम इसको पढ़ने के बाद हम इसके साथ इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो हमको समझ में आएगा कि जो भी हमने थ्योरेटिकल नोट्स पढ़े हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमने नोट्स पढ़ लिए पर नोट्स पढ़ने के बाद हम खुद ही भूल जाते हैं या हम खुद ही इतना रेलेवेंस नहीं देते हैं उस नोट्स को। हमको ऐसा लगता है, हमको पता नहीं चलता है कि यार कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसी को ही एम्फेसाइज करते हुए जब हम नोट्स को पढ़ेंगे तो उधर ही हम एक दूसरे को इन्फेसाइज कर लेंगे कि जो पर्टिकुलर ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, या पर्टिकुलर ये एक्सट्रैक्ट है, ये सॉल्यूशन का ये जो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट है ये इस टॉपिक के साथ जुड़ना ज़रूरी था क्योंकि इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में ही जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से जो है हम पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट जो एक्सट्रैक्ट है वो इधर लिख लिए गए हैं और अब हम इसको बिना किसी देर के करते हैं स्टार्ट राइट। तो कितने पेज के नोट्स है? सिर्फ 2 पेज के नोट्स है, ठीक है। AS और इंडियस के AS5 और इंडियस 8 के जो बीच में जो डिफरेंस है वो हम इसको कैटर नहीं करेंगे। जो स्पेसिफिक जो पूछे गए हैं उस पर ही हम उसको ही हम ध्यान देंगे रादर देन हम हर एक का AS और इंडियस के बीच में डिफरेंस देखने लगे। सो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 राइट। तो क्या बोला है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो 3 चीज़ें हैं, नेट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब AS4 क्या था, कंटिजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, और AS29 आता है प्रोविजन, कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कंटिजेंट एसेट। तो ये 4, 5, 29 कुछ हद तक एक जैसे चलते हैं। अब सबसे पहले नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। AS5 क्या बोलता है, ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर रिकॉग्नाइज इन अ पीरियड शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। तो क्या बोला है कि सारे आइटम जो है इनकम एंड एक्सपेंसेस के जो रिकॉग्नाइज हुए हैं, तो जो भी इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करे हैं तो वो तो आप इंक्लूड करोगे ही ना, तो शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस राइट। अब अनलेस अदर AS रिक्वायर्ड एंड परमिट अदरवाइज, ठीक है, अनलेस कोई सा दूसरा AS कोई अलग बात नहीं करता हो तो। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें AS10 अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो जो अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो वो जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है। अब इसको P&L में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसा नहीं बोला है कि यार ये तो आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो ये तो इंक्लूड होना चाहिए P&L में, ऐसा नहीं है। AS10 ये बोलता है कि अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है फिक्स्ड एसेट का, ये डिफरेंस को रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाओ, ठीक है। AS12 क्या बोलता है, जो ग्रांट रिसीव्ड हो रही है डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट के रिस्पेक्ट में, जो भी ग्रांट रिसीव हो रही है डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट के रिस्पेक्ट में, तो ग्रांट हमें जो रिसीव हो रही है डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट के रिस्पेक्ट में, तो शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ द कंसर्न्ड एसेट। तो उसके वही 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो डेप्रिशिएबल एसेट से हम माइनस कर दें, या तो हम P&L में ही डेप्रिशिएशन के प्रपोर्शन में हम इसको डेबिट करते रहे राइट। तो डेप्रिशिएशन के प्रपोर्शन में हम इसको क्रेडिट करते रहे, तो ये हमारे पास ऑप्शंस रहता है, ठीक है। और A16 बोरिंग कॉस्ट है तो वो भी ऐड होता है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट में। सी हमने पढ़ा कि ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो रिकॉग्नाइज हुए हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ही कुछ एक्सेप्शंस ये है कि वो ही इनकम जैसे अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, जैसे इनकम में आया ग्रांट रिसीव्ड होता है तो डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट से माइनस हो जाएगा या डेप्रिशिएशन के प्रपोर्शन में डेबिट क्रेडिट होगा। और फिर एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में एक्सेप्शन आया है कि बोरिंग कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट में ऐड होगा। अब नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो देखो नेट प्रॉफिट और लॉस है तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी दोनों आएगा, ठीक है। पर बात यह है कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी का मतलब क्या है, जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी इंटरप्राइज ने अंडरटेक करी है एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ही पार्ट है, ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ठीक है। अब एज पर AS5 व्हेन आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी आर ऑफ सच साइज एंड नेचर, तो उनको लग रहा है कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो हमने इनकम और एक्सपेंडिचर, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को
ठीक है, वो ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अर्न किया है, या इनकम क्रिएट हुई है, या एक्सपेंसेस क्रिएट हुए हैं, वो आर ऑफ सच साइज और नेचर, या तो उसका क्वांटम के हिसाब से उसका साइज़ देखा जाए तो उसका साइज़ ज़्यादा है, या नेचर के हिसाब से देखा जाए कि डिस्क्लोजर बहुत ज़रूरी है टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज, देन द नेचर एंड अमाउंट। साइज एंड नेचर के हिसाब से लग रहा है डिस्क्लोजर जरूरी है, तो नेचर एंड अमाउंट दो ऑफ सच आइटम वो सेपरेटली डिस्क्लोज होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, साइज और नेचर। साइज मतलब अमाउंट की बात करें तो अमाउंट आपको हो सकता है कि ऑर्डिनरी अमाउंट से ऊपर नीचे ही हो, ऑर्डिनरी अमाउंट से ज़्यादा ही हो, पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अमाउंट एबनॉर्मल टाइप का हो सकता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिखेगा रिवीजन ऑफ वेजेस, तो रिवीजन ऑफ वेजेस देखा जाए तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। कल को ये नहीं बोल सकते कि भले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट है, भले ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट है पर फिर भी वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। कल को ऐसा मत बोल देना कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट है तो ये तो एबनॉर्मल अमाउंट है, इतने अमाउंट पे रिवीजन ऑफ वेजेस हो रहा है तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये अंडरटेकन बाय द एंटरप्राइज है, ये तो नॉर्मल पार्ट ऑफ बिजनेस है। तो ऐसे केस में साइज़ के हिसाब से आपको लग रहा है डिस्क्लोजर जरूरी है, तो ऐसे केस में नेचर एंड अमाउंट तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ठीक है, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी एक और एक्सट्रैक्ट था जो समझने लायक था कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी आर सब्जेक्ट टू साइज और नेचर। बोला गया है कि जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है वो तो सब्जेक्ट टू साइज और नेचर, ऑर्डिनरी एक्टिविटी को आपको ऐसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज, ये आपको ऐसे कोई डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है, पर अगर साइज और नेचर अगर है तो आपको डिस्क्लोज करो। तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है सब्जेक्ट टू साइज, हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पर अगर साइज और नेचर डिमांड करता है कि डिस्क्लोजर नेसेसरी है तो हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। एग्जाम्पल, मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने रोड डाउन करा इन्वेंट्री टू NRV बाय 5 लाख। अब जो मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने रोड डाउन करा है इन्वेंट्री क्या रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब कि रियलाइजेबल वैल्यू जो भी है रिवैल्यूएशन कराना था, तो वैल्यूएशन करने के बाद इसका 5 लाख से इसको डाउनग्रेड हो गया। ठीक है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो उसकी NRV रोड डाउन इट्स इन्वेंट्री टू NRV वैल्यू बाय 5 लाख। तो रोड डाउन हो गया 5 लाख से, 5 लाख से इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई है। पर ये देखो मीडियम साइज फर्म है, अब मीडियम साइज फर्म के लिए 5 लाख मैटर कर जाता है, तो सच साइज़ का था कि आपको इधर डिस्क्लोजर देना जरूरी था, राइट। पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है इसका डिस्क्लोजर तो जाता ही जाता है, क्योंकि ये तो आइटम ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो क्या बोला है, इनकम एंड एक्सपेंसेस जो इवेंट और ट्रांजेक्शन से हो रहे हैं जो क्लियरली डिस्टिंक्ट है फ्रॉम दी ऑर्डिनरी एक्टिविटी, जो क्लियरली डिस्टिंक्ट है, पूरे डिस्टिंक्ट ही है ऑर्डिनरी एक्टिविटी से। ठीक है, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी से पूरे अलग है। और आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इंकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली, ये फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली नहीं होते, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इंकर फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली। एज पर AS5 नेचर एंड अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन P&L। ये नेचर एंड अमाउंट इधर भी बोला है, ये नेचर एंड अमाउंट इधर भी बोला है, तो इधर भी आपको P&L में डिस्क्लोज करना है और इधर भी आपको जो है P&L में डिस्क्लोज करना है, P&L में डिस्क्लोज करना है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कौन से हैं, जैसे कि लॉस हो गया अर्थक्वेक से, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। गवर्नमेंट ग्रांट को आपको रिफंड करना है, या VRS एक्सपेंडिचर है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट है। ठीक है, तो आया नेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो अपन ने जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा, इसलिए पढ़ा क्योंकि नेट प्रॉफिट और लॉस में दोनों प्रॉफिट और लॉस आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्डिनरी एक्टिविटी से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से, तो नेट प्रॉफिट और लॉस में दोनों आता है। अब अपन बात करते हैं प्रायर पीरियड आइटम की। ठीक है, अब प्रायर पीरियड आइटम में ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा कि प्रायर पीरियड आइटम क्या होते हैं। ये वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं जो करंट पीरियड में अराइज होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। क्या बोला है कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं जो करंट पीरियड में अराइज हुए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। एज अ रिजल्ट कुछ एरर और ओमिशन हुआ था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। प्रायर पीरियड में जब आप प्रिपेयर कर रहे थे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, प्रायर पीरियड में जब आप प्रिपेयर कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें कुछ एरर और ओमिशन थे। ठीक है, हमको पता नहीं चला, एरर और ओमिशन हुए होंगे, पता नहीं चला, पर उसके रिस्पेक्ट में उसका इफेक्ट ऐसा है कि उसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अभी अराइज हुई है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अराइज इन करंट पीरियड में अराइज हुए। तो जब हमें पता चला, जब हमने इसको छानबीन करी तो पता चला ये तो एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन है। वो तो तुमने प्रीवियस ईयर्स में जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम जो एरर और ओमिशन थे उसका इफेक्ट है कि इस करंट पीरियड में तुम इनकम और एक्सपेंसेस आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो एज पर AS5 जो नेचर एंड अमाउंट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम, अब देखो नेचर एंड अमाउंट आ गया, इधर भी नेचर एंड अमाउंट वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी का भी नेचर एंड अमाउंट, राइट।
नेचर एंड अमाउंट उधर भी नेचर एंड अमाउंट आ गया। तो नेचर अमाउंट ऑफ प्रायर पीरियड आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन पीएनएल एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द करंट ईयर प्रॉफिट, और उसका इम्पैक्ट क्या है, साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट ऑन द करंट ईयर पीएनएल वो बताया जाता है। अब बात क्या आती है कि कौन सा आइटम पीपीआई के आइटम है, जैसे कि रिवीजन ऑफ वेजेस, रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन ऑफ वेजेस कोई प्रायर पीरियड आइटम थोड़ी ना है। जो इसलिए प्रायर पीरियड आइटम नहीं है क्योंकि उधर कोई एरर और ओमिशन थोड़ी ना हुआ है प्रायर पीरियड में, पिछले पीरियड में कोई एरर और ओमिशन थोड़ी ना हुआ है, राइट। जैसे रिवीजन ऑफ वेजेस बाय 5 लाख, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई जो है ये कोई प्रायर पीरियड आइटम थोड़ी ना है, क्योंकि कोई जो अमाउंट, प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑकर हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन, वो गलतियों के कारण अभी अराइज हो रहे हैं करंट पीरियड में, पुरानी गलतियों के पाप अभी हम धो रहे हैं, ठीक है। या इन्वेंट्री वैल्यूएशन नॉट इंक्लूड 2 पेजेस। अब देखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन नॉट इंक्लूड 2 पेजेस, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे थे, पता चला इसमें 2 पेजेस है ही नहीं, तो ये ओमिशन की बात हो गई, ठीक है। तो ओमिशन हुआ होगा, एरर ओमिशन इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड, और उसका इम्पैक्ट अभी आ रहा है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन नॉट इंक्लूड 2 पेजेस, ठीक है। एक और पॉइंट आता है कि फ्यूल सरचार्ज इज बिल्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट प्रोविजनल रेट, तो जो फ्यूल का जो है फ्यूल सरचार्ज इज बिल्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट प्रोविजनल रेट से वो बिल बनाती है। फाइनल बिल ऑफ फ्यूल सरचार्ज इज 5.3 लाख फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर से सितंबर 15 हैज़ बीन रिसीव्ड एंड पेड इन फरवरी। अब क्या बोला है कि इसमें ये एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फ्यूल सरचार्ज जो है बिल करती है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्रोविजनल रेट से, ठीक है। और फाइनल बिल जो है 5.3 लाख का था, जो अक्टूबर 8 से सितंबर 15 का है, और बाद में इसका रिवीजन हो गया। अब बाद में रिवीजन हो गया तो ठीक है ना, हमारी गलती तो कोई है नहीं, कोई इसमें कोई एरर और ओमिशन तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम तो वैसे भी प्रोविजनल रेट से बनाते थे, जो रेट था हम उसी रेट से बनाते थे। बाद में अगर रेट का रिवीजन हुआ है रेट्रोस्पेक्टिवली, तो ऐसे केस में प्रायर पीरियड आइटम नहीं है, क्योंकि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आया है ये प्रायर पीरियड के एरर और ओमिशन से नहीं आए हैं, वो एज ए रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन नहीं है, ठीक है। तो प्रायर पीरियड आइटम, एक और एक्सट्रैक्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़ना चाहिए, वो ये है कि प्रायर पीरियड आइटम आर नॉर्मली इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट पीरियड। तो यही है ना कि प्रायर पीरियड आइटम को ना, जो आपके प्रायर पीरियड आइटम से जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, तो प्रायर पीरियड आइटम आर नॉर्मली इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। 1 सेकेंड प्लीज, मेरे को प्ले लिस्ट, ओके, ठीक है, ओके। तो क्या बोला है कि प्रायर पीरियड आइटम शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन पीएनएल। तो जो प्रायर पीरियड आइटम है हमें सेपरेटली उसको पीएनएल में डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है। पर प्रायर पीरियड आइटम आर नॉट नॉर्मली इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन आर नॉर्मली इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। प्रायर पीरियड आइटम से जो तुमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अराइज हो रहा है वो पीएनएल में तुम बुक करो, ठीक है। Include in the determination of net profit. An alternative approach is to show such item in the statement of P&L after determining current net profit or loss, ठीक है। तो एक अल्टरनेटिव अप्रोच ये भी है कि टू शो सच आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L आफ्टर डिटरमाइनिंग करंट नेट प्रॉफिट और लॉस। तो हम करंट नेट प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन कर लेंगे, या तो ऐसा कर लेंगे कि करंट नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर प्रायर पीरियड, और एक कर लेंगे करंट नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर प्रायर पीरियड। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे हमको क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल तो हमको पढ़ने ही हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल पढ़ने से पहले मैं एक बार इसको जो भी एडिटेड पार्ट है वो एडिटेड पोर्शन एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। वो एक बार हम देख लेते हैं, राइट। तो ओके, क्या लिखा हुआ है, पीपीआई एडजस्टमेंट द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू बोथ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ द करंट ईयर एंड द प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। देखो क्या है, क्या बोला था हमने कि नेचर एंड अमाउंट ऑफ प्रायर पीरियड जो है हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए पीएनएल में। जो नेचर एंड अमाउंट है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए पीएनएल में। अब क्या हुआ, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, तो उसका नेचर एंड अमाउंट हमने सेपरेटली डिस्क्लोज किया पीएनएल में। अब जब पीपीआई एडजस्टमेंट, अब इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो पीपीआई एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू बोथ ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री में भी एडजस्टमेंट होगा क्योंकि पिछले साल की गड़बड़ है, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक में भी गड़बड़ होगी, मतलब कि करंट ईयर की ओपनिंग इन्वेंट्री में भी उसका एडजस्टमेंट होगा। एंड प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज। तो जो प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, तो जो प्रॉफिट
पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है तो उसको भी, उसमें भी एडजस्टमेंट होगा, शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। जैसे कि अंडर वैल्यूएशन हुआ है तो करंट ईयर का प्रॉफिट तो कम होगा ही होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट कम होगा ही होगा, ओपनिंग स्टॉक भी कम होगा, राइट। तो ऐसे केस में आपको ये सेपरेटली डिस्क्लोज करनी चाहिए दोनों चीज़ें P&L में। फिर ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टोर्स, ठीक है। तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वही है कि आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री का ओवर स्टेटमेंट करा है, मतलब सिंपल सी बात है, ये जो एरर और ओमिशन है ये प्रायर पीरियड से एसोसिएटेड है। तो अगर एरर और ओमिशन से, प्रायर पीरियड के एरर और ओमिशन से अगर करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट आता है, ठीक है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अराइज होता है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अराइज होता है करंट पीरियड में क्योंकि प्रायर पीरियड में कुछ एरर और ओमिशन था, तो ऐसे केस में यही ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है। तो ऐसे केस में हम ओपनिंग स्टॉक को भी अंडर वैल्यू करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को भी अंडर वैल्यू करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है P&L में। तो यही है एग्जाम्पल्स ऑफ प्रायर पीरियड आइटम क्या है, ओमिशन टू अकाउंट फॉर इनकम और एक्सपेंडिचर। ओमिशन टू अकाउंट फॉर, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ही नहीं किया, तो वही, तो कभी जब आपको याद आया तब आपने देखा उसको कि यार याद आ गया, अब या बोल सकते हैं कि पिछले टाइम में हमारा ओमिट था, अभी हमको दिखा, अभी हम उसको इनकम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर इसका PPI एडजस्टमेंट होगा, बाकायदा इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा P&L में। अब नॉन प्रोविजन ऑफ सैलरी ऑलरेडी ड्यू इन अर्लियर ईयर्स, आप सैलरी का प्रोविजन ही नहीं बनाते हो, ठीक है, तो ये एरर है या ओमिशन बोल सकते हैं कि ओमिशन इन दी अर्लियर ईयर्स, ओमिशन है अर्लियर ईयर में विच लीड टू अराइज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन करंट पीरियड अप्लाइंग इनकरेक्ट रेट, ये तो ठीक है एरर है, इनकरेक्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ट्रेडिंग ऑपरेटिंग लीजेस फाइनेंशियल लीज, तो वो भी हो गया ये, ठीक है। तो ये जो है, ये जो अभी अपन ने बात करी है, ये बात जो है ये प्रायर पीरियड आइटम की बात हुई है। तो अब हमारा टॉपिक का हमने 2 पॉइंट को जस्टिफाई करा है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब 2 पॉइंट तो हो गए, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड और प्रायर पीरियड आइटम तो हो गया, पर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बचा है। अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हमको समझना पड़ेगा। अब तो आती बात चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एक मिनट, सी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, 17 मिनट में ओवर हो रहा है, ठीक है, दोनों पॉइंट। अब चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज बाय कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ AS1। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो, पर वही है ना कि बेटर प्रेजेंटेशन के लिए या AS बोल रहा है, ठीक है, रिक्वायर बाय लॉ है, लॉ बोल रहा है, AS बोल रहा है, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आप चेंज कर दो, वैल्यूएशन कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसी, देखो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो जैसे आपने वो चेंज कर दिया, तो ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो अब रिक्वायरमेंट एज पर AS5, रिक्वायरमेंट क्या है एज पर AS5, मटेरियल इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो क्या बोला है कि चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज तो कर सकते हो सबसे पहले, और जो मटेरियल इफेक्ट है उस चेंज का वो तो डिस्क्लोज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो डिस्क्लोज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन द ईयर व्हेन सच चेंजेस ऑकर। तो देखो इन द ईयर व्हेन सच चेंजेस ऑकर, भाई चेंज हुआ अकाउंटिंग पॉलिसी में, तो उसका मटेरियल इफेक्ट है, ये डिस्क्लोज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो डिस्क्लोज एंड क्वांटिफाइड होगा, डिस्क्लोज के साथ साथ क्वांटिफाइड भी होगा। ये क्वांटिफाइड इसलिए अलग से लिखा है, हो सकता है कि स्टडी मैट्स और PM में ये दिख गया हो, राइट। अब जो है सी, तो ये हमारा हो गया कि अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में हमने बात करी, ठीक। तो चेंज कर सकते हो अगर AS1 बोले तो, कंप्लाई विद द कंडीशन ऑफ AS1। अब वो ये है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो अगर आपने करंट ईयर में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करी तो उसका मटेरियल इफेक्ट आपको शो करना पड़ेगा, सी मटेरियल इफेक्ट, ठीक है, ठीक है, तो मटेरियल इफेक्ट होना चाहिए, मीन्स कि कल को अगर कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है या नई अकाउंटिंग पॉलिसी आई है तो ये सब चेंज है, ठीक है, ये कोई मटेरियल चेंज नहीं है, तो मटेरियल चेंज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, मटेरियल चेंज को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट। अब आती बात चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी की, हमने पढ़ लिया। अब रिक्वायरमेंट एज पर AS5, मटेरियल इफेक्ट जो है हम उसको डिस्क्लोज करेंगे,
राइट। मटेरियल इफेक्ट को हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। सो इफ इट इज़ नॉट ascertainable, जैसे कि चेंज इन ग्रेचुइटी वैल्यूएशन स्कीम, तो चेंज इन ग्रेचुइटी वैल्यूएशन स्कीम है, 1 सेकेंड, तो ये जो है ये भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ग्रेचुइटी वैल्यूएशन में चेंज हो रहा है, तो ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी का ही चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ही है, ठीक है। तो मटेरियल इफेक्ट आपको बताना पड़ता है। सच मटेरियल इफेक्ट शुड बी एसर्टेन, वो तो क्वान्टिफाइड होना चाहिए, जो अभी पढ़ा अपन ने, ये क्वान्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट एसर्टेनेबल, मैं एसर्टेन नहीं कर पा रहा हूँ ये मटेरियल फैक्ट को ना, मटेरियल चेंज होगा पर मैं एसर्टेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज, ठीक है। मतलब कि कोई मैं एसर्टेन नहीं कर पा रहा हूँ मटेरियल इफेक्ट की, कितना मटेरियल इफेक्ट है क्या है, तो ये कुछ मैं एसर्टेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो फैक्ट को डिस्क्लोज करो। तो नॉट एसर्टेनेबल, तो कोई सी चीज़ अगर आप एसर्टेन नहीं कर पा रहे हो या मटेरियल नहीं है, तो ऐसे केस में फैक्ट डिस्क्लोज करो। और अगर मटेरियल डिफेक्ट है तो ऐसे केस में मटेरियल डिफेक्ट है तो चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अदरवाइज फैक्ट डिस्क्लोज करो। इफ द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इज नॉट मटेरियल, वही बात है, अगर नॉट मटेरियल है फॉर द करंट पीरियड, अब देखो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अगर इफेक्ट ऑफ सच चेंज इज नॉट मटेरियल फॉर द करंट पीरियड, अभी जो चेंज हुआ है ना, ये इसका इफेक्ट ऑफ सच चेंज इज नॉट मटेरियल, करंट पीरियड के लिए कोई मटेरियल नहीं है, पर ये मटेरियल है लेटर पीरियड के लिए, तो ये भी फैक्ट भी डिस्क्लोज करो। फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज इन द पीरियड ऑफ चेंज, क्योंकि ये अभी मटेरियल नहीं है तो फैक्ट डिस्क्लोज होंगे। मटेरियल होता तो बाकायदा डिस्क्लोज होता, उसको जिस तरीके से डिस्क्लोज करना था। मटेरियल नहीं है करंट पीरियड के लिए तो फैक्ट इसके डिस्क्लोज होंगे। अब देखो इसमें आया है, इसमें पॉइंट था कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, मैं अभी अब अकाउंटिंग पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ओके, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट की इधर बात आएगी, ओके। तो टू बी इन कन्फर्मिटी, एक और एक्सट्रैक्ट अभी हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। टू बी इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इशूड बाय ICAI, तो टू बी इन कन्फर्मिटी विद द एस ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इशूड बाय ICAI, इंटरेस्ट को जो है एक्सक्लूड करा जाएगा फ्रॉम द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कन्फर्मिटी के लिए जो है इंटरेस्ट क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन से हटा जाएगा, अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर, पहले नहीं हटाते थे पर अब हटा रहे हैं। तो काय के लिए हटा रहे हैं, क्योंकि कन्फर्मिटी विद द एस है। अब सिर्फ कन्फर्मिटी विद द एस है तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए एस को फॉलो करने के लिए हम ये कर रहे हैं तो चलेगा। हैड द सेम प्रिंसिपल फॉलोड इन द प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड इट्स करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द ईयर। हैड द सेम प्रिंसिपल हैज़ बीन फॉलोड इन प्रीवियस ईयर, हम तो प्रीवियस ईयर में सेम प्रिंसिपल फॉलो करते थे कि इन्वेंट्री को इंक्लूड करते थे। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड इट्स करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द ईयर एंड नेट एसेट हैव बीन हायर बाय 3 लाख। तो इसका जो इफेक्ट है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर और उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द ईयर एंड नेट एसेट वो तो हायर बाय 3 लाख, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर और करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द ईयर एंड नेट एसेट वो हैव बीन हायर बाय 3 लाख, तो इसका इम्पैक्ट ऐसा बड़ा है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वही है कि क्या सब्सटैंशियल चेंज नहीं है। अब देखो इधर समझना ये पड़ेगा कि पहले आप इंक्लूड नहीं करते थे, अब आप इंक्लूड करते हो, ठीक है। अब यही है कि अगर ये चेंज एस के बेटरमेंट के लिए है या बेटर एज पर दी प्रेजेंटेशन ऑफ एस, जैसा एस बोलता है वैसे प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो एज पर दी एस अगर आप चेंज कर रहे हो तो ये परमिसिबल चेंज है। अगर ये सब्सटैंशियल चेंज होगा तो इसका मटेरियल इफेक्ट जो है डिस्क्लोज करा जाएगा, अदरवाइज नहीं डिस्क्लोज करा जाएगा, अदरवाइज सिर्फ फैक्ट ही जो है वो डिस्क्लोज किया जाएगा, ठीक है। अब आती है बात चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो एज अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में क्या बोलना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में फ़र्क क्या होता है, राइट। तो एज ए रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द बिजनेस एक्टिविटी मैनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम कैन नॉट बी मेजर विद द एक्यूरेसी। अब अनसर्टेनिटी तो है बिजनेस एक्टिविटीज़ में, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट आइटम हम मेजर थोड़ी ना कर सकते हैं, कैन नॉट बी मेजर विद एक्यूरेसी। तो अनसर्टेनिटी है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट आइटम जो है हम मेजर नहीं कर सकते विद द एक्यूरेसी, क्योंकि अनसर्टेनिटीज़ है। तो मैं एक्यूरेसी से कोई सी भी चीज़ मेजर नहीं कर सकता, मेरे को एस्टिमेट लगाने ही पड़ेंगे। एस्टिमेट में जजमेंट इन्वॉल्व है बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है। तो जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, और जो एस्टिमेशन है वो रिवाइज करना पड़ सकता है। तो एस्टिमेट मे हैव टू बी रिवाइज इफ चेंजेस ऑकर रिगार्डिंग द सर्कमस्टांसेस, क्योंकि सर्कमस्टांसेस के अनुरूप जो है एस्टिमेट बनाए जाते हैं, और सर्कमस्टांस के चेंज होने के कारण जो है अगर चेंज हो रहा है सर्कमस्टांसेस में, जिस सर्कमस्टेंस के बेसिस पे एस्टिमेट बनाया था
अगर सर्कमस्टेंस अगर चेंज हुए हैं तो हमें जो है एस्टिमेट भी करना पड़ता है। अगर सर्कमस्टेंस चेंज हुए तो एस्टिमेट भी हमको रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो एज पर AS5 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी क्लासिफाइड यूजिंग द सेम क्लासिफिकेशन इन स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड वॉज यूज प्रीवियसली फॉर द एस्टिमेट। क्या बोला है? एज पर AS5 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट, एज पर AS5 effect of changes in accounting estimate should be classified using the same classification in the statement of P&L as was used in previously for the estimate। तो क्या बोला गया है? एस्टिमेट में हैव टू बी रिवाइज इफ चेंजेस ऑकर रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, हमने ये पढ़ा। अब एज पर AS5 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो जब आप चेंज कर रहे हो अकाउंटिंग एस्टिमेट में तो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी क्लासीफाइड यूजिंग द सेम क्लासिफिकेशन, उसका सेम क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे। शुड बी क्लासीफाई यूजिंग द सेम क्लासिफिकेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एज वाज यूज प्रीवियसली फॉर द एस्टिमेट। तो जो एस्टिमेट के लिए हम जो प्रीवियसली जो हम क्लासिफिकेशन यूज़ करते आ रहे थे वही क्लासिफिकेशन से हम जो है चेंजेस को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, वही क्लासिफिकेशन से हम चेंजेस को भी क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो चेंजेस इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट शुड बी क्लासीफाई यूजिंग द सेम क्लासिफिकेशन। अगर एस्टिमेट ऑर्डिनरी एक्टिविटी से है तो एस्टिमेट क्लासिफाइड एज ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एस्टिमेट पर्टेनिंग टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी रहेगा। अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कोई वो ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना तो ये प्रायर पीरियड आइटम है, राइट। तो समटाइम इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन अकाउंट पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो उस केसेस में चेंज इज ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो ऐसे केसेस में जो चेंज है उसको अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में जो सच चेंज है वो सच चेंज शुड बी ट्रीटेड एज चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट, जब डिफ़िकल्ट हो तो समझना डिफ़िकल्ट हो, ठीक है ना। तो एस्टिमेट और पॉलिसी में अगर दिक्कत है तो एस्टिमेट ओवरराइड कर जाएगा, मतलब कि AS5 ओवरराइड कर जाएगा, मतलब कि चेंज इन एस्टिमेट जो है वो ओवरराइड कर जाएगा। अब चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहता है, ये समझना, और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहता है। अब ये भी समझना पड़ेगा कि एक एक्सट्रैक्ट ये भी था PM का कि PMSM से जो है एक्सट्रैक्ट निकला था कि चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट विच हैज़ मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड, वही जिसका मटेरियल इफेक्ट है करंट पीरियड में उसको डिस्क्लोज करेंगे, क्वान्टिफाई करेंगे। अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसका मटेरियल इफेक्ट है लेटर पीरियड में तो उसके भी फैक्ट को डिस्क्लोज कराना पड़ेगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट के एग्जाम्पल क्या है? आर एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट आर एस्टिमेटिंग द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी, ठीक है, राइट। फिक्स एसेट की रेसिडुअल वैल्यू क्या होगी, और हम बोल सकते हैं कि यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स एसेट क्या होगा, डाउटफुल डेब्ट का कितना % प्रोविजन बना है, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, राइट। तो हमको समझना पड़ेगा। और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है और अकाउंटिंग एस्टिमेट का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। एक पॉइंट हमको ये भी समझना जरूरी है कि जो चेंज इन अकाउंटिंग चेंज इन डेप्रिसिएशन है, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड है, वो चेंज इन अकाउंटिंग मेथड है। पहले वो अकाउंटिंग पॉलिसी होता था पर अब वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, राइट। तो इस तरीके से जो है हमने क्या क्या खत्म कर लिया है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ये अपन ने ओवर कर लिया है, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो जिसमें नेट प्रॉफिट और लॉस में ऑर्डिनरी एक्टिविटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की बात करी थी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी की बात करी थी। फिर हमने प्रायर पीरियड आइटम की बात करी कि जो पुराने एरर और ओमिशन से इस साल जो है अराइज हो रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो एक ये है, और बाकी कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े। फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पढ़ा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट पढ़ा, जिसमें अपन ने यही पढ़ा कि वो जो मटेरियल चेंज होगा तो उसको डिस्क्लोज करेंगे, अदरवाइज जो है बचे हुए टाइम पे अगर मटेरियल इफेक्ट नहीं है या हम एसेटेन नहीं कर पा रहे हैं अमाउंट, तो ऐसे केस में जो है सिर्फ फैक्ट उसे डिस्क्लोज करा जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये खत्म हुआ है। अब हम इसके जो है क्वेश्चंस करते हैं। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना 11 क्वेश्चन, तो उससे हमको और क्लियर होगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं स्प्लिट विंडो करूँगा। स्प्लिट विंडो में क्या होगा कि आधे पार्ट पे जो है क्वेश्चंस रहेंगे और आधे पार्ट पे जो है हमारे नोट्स रहेंगे, ताकि समझ में आ जाएगा कि वो नोट्स को प्रॉपरली, वो जो क्वेश्चंस है वो नोट्स को देखते देखते हम समझेंगे कि यार चलो यार ये चीज़ें नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड है कि नहीं है। ये नोट्स को पढ़ने के बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कुछ नए क्वेश्चन होंगे तो हम नए क्वेश्चन को नोट्स में लिख लेंगे कि आपको ये क्वेश्चन नए हैं, ये क्वेश्चन आपको करने के हैं, राइट। ओके, तो आती बात सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, स्टडी मटेरियल में कर रहा हूँ।
सबसे पहला क्वेश्चन अभी अपन स्टडी मटेरियल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओके, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। फ्यूल सरचार्ज, होप सो आपको दिख रहा होगा, राइट। तो फ्यूल सरचार्ज इज बिल्ड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट प्रोविजनल रेट, जो बात हुई थी। फाइनल बिल 5.3 लाख का है, ठीक है, जो इसको पे हुआ है फरवरी 2016 में, ठीक है। हाउएवर द सेम वॉज अकाउंटेड इन द ईयर 16-17। तो 16-17 में इसको अकाउंट फॉर करा है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ। 2008 से 15 तक का जो है फाइनल बिल ऑफ फ्यूल सरचार्ज 5.3 लाख का, वो हमको रिसीव एंड पेड इन फरवरी 2016। अब क्या करें, ये प्रायर पीरियड आइटम है क्या? अब इधर कोई ओमिशन और एरर तो है नहीं, देखते समझते हैं। क्योंकि फ्यूल सरचार्ज जो है वो बिल कराया था स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने प्रोविजनल रेट से। फाइनल बिल है 5.3 लाख का है फॉर द पीरियड अक्टूबर 8 से सितंबर 15। ये 7 साल का बिल है, वो रिसीव्ड एंड पेड इन फरवरी 2016। अब देखते क्या है। द फाइनल बिल पे हुआ है फरवरी 2016 में, शुड हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन द एनुअल अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो उसको अकाउंट फॉर कर देना चाहिए। तो अकाउंट फॉर तो करना चाहिए, भले कोई सा भी आइटम है, अकाउंट फॉर तो होगा इन द एनुअल अकाउंट ऑफ कंपनी। हाउएवर इट सीम्स दैट अ रिजल्ट ऑफ एरर एंड ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड। ओके, ये लग रहा है कि एरर और ओमिशन है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड। 1 सेकेंड, इसको इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए नोट्स में। तो इस तरीके से जो है ये इट सीम्स, ठीक है, ये कर लिया। इट सीम्स दैट इधर भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है कि इट सीम्स दैट द रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड। तो एरर और ओमिशन ये तो प्रायर पीरियड आइटम है, तो देयरफॉर इट शुड बी ट्रीटेड एज प्रायर पीरियड आइटम। मटेरियल चेंज है, करंट मटेरियल चार्ज हैज़ बीन अराइजन इन द करंट पीरियड, ये प्रायर पीरियड आइटम है। प्रायर पीरियड आइटम इंक्लूड होगा इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस इन करंट पीरियड। तो प्रायर पीरियड आइटम भी इंक्लूड होगा, जो हमने बात करी थी। प्रायर पीरियड आइटम नॉर्मली इंक्लूडेड होता है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ करंट पीरियड। ये जो है ये रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट को वैसे भी लिख लिया गया है, ठीक है। अल्टरनेटिव अप्रोच तो वही है कि टू शो सच आइटम एज स्टेटमेंट ऑफ P&L आफ्टर डिटरमाइनिंग द करंट नेट प्रॉफिट और लॉस, कि आप इस आइटम को शो करो, शो सच आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L आफ्टर डिटरमाइनिंग करंट नेट प्रॉफिट और लॉस। आपने डिटरमाइन कर लिया सबसे पहले करंट नेट प्रॉफिट और लॉस, उसके बाद आप शो करो सच आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। तो ठीक है, ओके। तो यही है कि इट मे बी मैंशन दैट इट इज़ एन एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये एक्सपेंसेस है ये तो अराइज हुआ है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, भले ही abnormal इन अमाउंट है। सच एन एक्सपेंसेस डू नॉट क्वालिफाई टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एज पर पैरा 10। तो क्या बोला है, इट मे बी मैंशन दैट इट इज़ एन एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑल्दो एबनॉर्मल इन अमाउंट। सच एन एक्सपेंसेस डज नॉट क्वालिफाइड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इसलिए नहीं होते क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं होते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इसलिए नहीं होते क्योंकि भले ही ये एबनॉर्मल अमाउंट के हैं, तो ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही है ना, हुआ तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही है ना, ठीक है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट that the power bill is accounted at the provisional rate bill by the state electricity board and final adjustment thereof is made as and when final bill is received may be mentioned as an accounting policy। तो ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी होगी कि जब रिसीव होता है बिल तभी उसकी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। इस मे बी मैंशन एज अकाउंटिंग पॉलिसी, तो उसको एक अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे मैंशन कर सकते हो। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट है। तो ये बोल ही दिया है कि जो एक्सपेंसेस अराइज होते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, भले ही एबनॉर्मल अमाउंट के हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी देखा जा रहा है कि 5.3 लाख का जो बिल है वो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, भले ही एबनॉर्मल अमाउंट है, तो इसको भी जो है नेट प्रॉफिट एंड लॉस में तो आएगा। और साथ ही साथ द फैक्ट कि जो पावर बिल अकाउंटेड होते हैं पहले प्रोविजनल रेट में, फिर फाइनल एडजस्टमेंट करा जाता है जब पहला फाइनल बिल रिसीव होता है, तो मे बी मैंशन एज अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है, इसको आप मैंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, राइट। अब इलस्ट्रेशन 2, देयर वाज अ मेजर थेफ्ट इन द स्टोर 10 लाख का इन द प्रीसीडिंग ईयर विच वाज डिटेक्टेड ड्यूरिंग करंट ईयर। अब ये तो प्रायर पीरियड आइटम है क्योंकि थेफ्ट था,
वो डिटेक्ट हुआ है करंट ईयर में, प्रायर पीरियड आइटम है। तो ऐसे केस में क्या है, अब देखो समझो क्या है, मेजर थेफ्ट है स्टोर में, इन्वेंट्री में है। तो ऐसे केस में मेजर थेफ्ट है स्टोर में, डिटेक्ट हुआ है करंट ईयर में, तो ये तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्योंकि हमको तो अभी डिटेक्ट हुआ कि थेफ्ट हुआ है स्टोर में, ठीक। तो मेजर थेफ्ट है स्टोर में विच वॉज डिटेक्टेड इन करंट ईयर। हाउ वुड यू डील विद द इंफॉर्मेशन? बुक्स में तो जो है इन्वेंट्री दिख रही है, तो पता चला कि इन्वेंट्री तो चोरी हो गई है, तो बुक्स में तो ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा दिख रही है, साथ ही साथ मेरी क्लोजिंग भी ज़्यादा दिखेगी, तो मेरे को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रायर पीरियड आइटम है, ठीक है। तो मेजर थेफ्ट है स्टोर में सबसे पहले प्रायर पीरियड आइटम क्या है, क्योंकि एरर और ओमिशन है, जो अर्लियर फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन करने के दौरान कुछ एरर और ओमिशन हुए थे, और जिसका इम्पैक्ट, ठीक है, करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे हो रहा है, ठीक है। तो एरर और ओमिशन है, ठीक है। तो वही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है अराइज हो रहे हैं करंट पीरियड में एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन, अराइज हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इधर ये ओमिशन था। तो ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इन द प्रीसीडिंग ईयर, उसकी इन्वेंट्री में भी ओवर स्टेटमेंट था। तो अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू बोथ ओपनिंग इन्वेंट्री इन द करंट ईयर and profit brought forward from the previous year should be separately disclosed in the statement of P&L together with the nature and amount in a manner that their impact on the current profit or loss can be perceived। तो क्या बोला है कि accordingly adjustment relating to both opening inventory of the current year and profit brought forward from the previous year। तो ओपनिंग इन्वेंट्री में भी फर्क है, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री में भी रहेगा, और प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड, क्योंकि प्रॉफिट भी तो ज़्यादा चार्ज हो गया होगा, तो प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो यही है एडजस्टमेंट, PPI एडजस्टमेंट, द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू बोथ ओपनिंग इन्वेंट्री, जो इधर भी इनकॉर्पोरेट करके रखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ करंट पीरियड, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ करंट पीरियड एंड प्रॉफिट, जो इधर हमने बात करी थी कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ करंट ईयर एंड प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो यही बात करते थे प्रायर पीरियड आइटम की भी, राइट। सो अल्टरनेटिवली इट मे बी एज्यूम, इसको एज्यूम कर सकते हैं दैट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ स्टोर्स, इसको एज्यूम ऐसा भी कर सकते हैं, it may be assumed that in the preceding year the value of inventory of store as found out by physical verification of inventory। Alternatively it may be assumed that in the preceding year value of inventory of stores as found out by physical verification of inventory was considered in preparation of financial statement of the preceding year। तो alternatively हम इसको assume कर सकते हैं that in the preceding year the value of inventory of stores as found out by physical verification of inventory was considered in the preparation of financial statement of the preceding year। ठीक है, तो इसको एज्यूम कर सकते हैं कि भैया जब हम वैल्यूएशन कर रहे थे, मतलब इसको अभी अपन ने क्या समझा, अपन ने ये समझा कि चोरी हो गया और अकाउंट्स में तो आते पता ही नहीं, ठीक है, अकाउंट्स में तो इन्वेंट्री वैसी ही है और पता चला कि चोरी हो गई है, तो इसको हमने ऐसे एज्यूम करा है। पर अल्टरनेटिवली बोल रहे हैं कि इसको ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि जब हम वैल्यूएशन कर रहे थे एज फाउंडेड बाय फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, तो इट मे बी एज्यूम दैट इन द प्रीसीडिंग ईयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ स्टोर्स एज फाउंड आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री वाज कंसीडर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो हमने फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करा था तो हमको दिख गया था थेफ्ट हुआ है, और फिर जो है हमने वही सब चीज़ का इफेक्ट जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में दे दिया है। इन सच अ केस only the disclosure as to the theft and the resulting loss is required in the notes to account। तो ऐसे केस में आपको डिस्क्लोजर as to the theft and resulting loss जो है वो आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा करंट ईयर में। तो only disclosure as to the theft and resulting loss is required in the notes to account for the current year। सो इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को इधर ओवर किया, राइट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये अपन ने बात करी थी, रोड डाउन इट्स इन्वेंट्रीज टू NRV, वो रोड डाउन करा है अपनी इन्वेंट्री को, रोड डाउन इट्स इन्वेंट्रीज टू NRV बाय 5 लाख। अब ये जो है
पर्टिकुलर क्या चीज़ हुई है कि मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोड डाउन इट्स इन्वेंट्री रोड डाउन हुई है टू NRV 5 लाख। ठीक है, डिग्रेडेशन हो गया, डिवैल्यूएशन ऑफ हो गया। अब क्या करें इस केस में, हम उसको क्या बोलेंगे? तो देखा जाए तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है। तो देखते हैं इसको इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ट्रीट कराया कि नहीं है। तो यही हमने पर्टिकुलर नोट्स में इनकॉर्पोरेट करके रखा था। समझते क्या बोला है? ऑल्दो द केस अंडर द कंसिडरेशन डज नॉट रिलेट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, बट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच आइटम मे बी रेलेवेंट टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज। तो वही है, आपको बताना पड़ेगा। तो व्हेन आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो सच साइज के है, ठीक है, आर ऑफ सच साइज ऑफ नेचर, ठीक है, कि डिस्क्लोजर करना जरूरी है, तो नेचर एंड अमाउंट डिस्क्लोज होगा। तो इस केस में भी ऐसे ही था। इस केस में भी हमने इधर ही लिखा है कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी सब्जेक्ट टू साइज नेचर डिस्क्लोज होता है। ऑर्डिनरी आइटम सारे डिस्क्लोज नहीं होते, बट इसको अगर उसको लग रहा है कि ऑर्डिनरी आइटम्स का साइज़ बड़ा है या नेचर को देखते हुए कि डिस्क्लोजर करना जरूरी है, इज़ रेलेवेंट टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज, तो डिस्क्लोजर तो करा जाएगा। तो इधर भी इस केस में भी डिस्क्लोजर करा जाएगा। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है, राइट? ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, ए लिमिटेड कंपनी इंक्लूडेड इंटरेस्ट इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड अकॉर्डिंगली एंड डिसाइड किया कंपनी ने टू फॉलो AS2, तो इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा फ्रॉम द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिससे प्रॉफिट का डिक्रीज हो गया। तो वही बात आती है जो हमने पढ़ा था कि एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और जो प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड है इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। इधर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है, सबसे पहले तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, और चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी का वैलिड भी है क्योंकि आपको कंप्लायंस करना है AS का। तो चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी सही है, कर सकते हैं चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो ऐसे केस में चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी कर सकते हैं। अगर चेंज मटेरियल है तो बाकायदा आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, अदरवाइज जो है आपको फैक्ट तो डिस्क्लोज करने भी है, फैक्ट आप डिस्क्लोज कर सकते हो, ठीक है। यही हमने नोट्स में पढ़ा था कि अगर मटेरियल इफेक्ट ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो उसको डिस्क्लोज करा जाएगा। बाकी अगर मटेरियल नहीं है या क्वांटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कैसे फैक्ट डिस्क्लोज किया जाएगा। तो इधर भी यही है कि डिस्क्लोजर नेसेसरी इन द फॉलोइंग लाइन्स। अब डिस्क्लोजर क्या है? टू बी इन कन्फर्मिटी, तो डिस्क्लोजर इन फॉलोइंग लाइन्स। अच्छा, ये डिस्क्लोजर है इज नेसेसरी इन द फॉलोइंग लाइन्स। ये फॉलोइंग लाइन्स में डिस्क्लोजर है। ये जो डिस्क्लोजर है ना, ये डिस्क्लोजर करने का तरीका जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, ये जो भी पढ़ा था इधर हमने डिस्क्लोजर लाइन्स पढ़ी थी, डिस्क्लोजर लाइन्स। इधर भी क्या है? डिस्क्लोजर लाइन क्या है? टू बी इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कन्फर्मिटी के लिए, टू बी इन कन्फर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करा गया है, ठीक है। हैज़ द सेम प्रिंसिपल बीन फॉलोड इन प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द ईयर एंड नेट एसेट would have been higher by 3 lakh. So had the same principle been followed in previous years, profit for the year and the corresponding effect would have been higher by 3 lakh. अगला क्वेश्चन क्या है? कंपनी ने साइन करा एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय यूनियन 1/9/16 को फॉर द रिवीजन ऑफ वेजेस, ठीक है, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तब ये जो है ये वही बात आती है कि अमाउंट में एबनॉर्मल हो सकता है, पर ये एक्टिविटी तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी ही है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये कोई आप इस एक्टिविटी को क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते ऑर्डिनरी एक्टिविटी से, ठीक है। तो ये क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, ये तो डे टू डे ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ में है, रेट्रोस्पेक्टिव रिविजन। तो वही है कि एडिशनल वेजेस जो है हमारा एक्सपेंसेस है अराइज फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, भले ही एबनॉर्मल है अमाउंट में, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। तो वही ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो अगर जो भी ऑर्डिनरी एक्टिविटी से जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अराइज हो रहे हैं वो अगर सच नेचर एंड साइज़ के है, सच नेचर एंड साइज़ के है कि डिस्क्लोजर करना जरूरी है, तो साइज़ एंड अमाउंट को डिस्क्लोजर करा जाएगा, जो वो नेचर एंड अमाउंट को डिस्क्लोज करा जाएगा सेपरेटली। ये हो गया मेरा इलस्ट्रेशन 3। फिर इलस्ट्रेशन 4, वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, रेनबो लिमिटेड ने क्रिएट करा प्रोविजन 2% का। फ्यू वीक लेटर
कंपनी फाउंड दैट पेमेंट जो है वो नॉट फोर्थ कमिंग, वो आ नहीं रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल से, तो कंसिक्वेंटली कंपनी डिसाइड करी है टू इंक्रीज द प्रोविजन बाय 10%। ठीक है, as the accounts were still open awaiting approval of BOD, is this to be considered as an extraordinary item? तो देखो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, और अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर द सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, और अगर चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस है तो अकाउंटिंग एस्टिमेट में भी चेंज करना पड़ेगा, और अगर चेंज मटेरियल है तो उसका नेचर एंड अमाउंट भी हमको डिस्क्लोज करना पड़ता है, और अगर जो है चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर उसका मटेरियल इफेक्ट है तो उसको नेचर एंड डिस्क्लोजर, उसको नेचर एंड अमाउंट और डिस्क्लोजर और उसको क्वांटिफिकेशन भी करना पड़ता है। तो अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है वो मटेरियल इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है करंट पीरियड में, पर वो मटेरियल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है लेटर पीरियड में, तो उसका भी डिस्क्लोजर फैक्ट आप डिस्क्लोज कर दो। तो यही बात आती है कि इन द गिवन केस जो है रेनबो लिमिटेड ने प्रोविजन बनाया है @2% ऑन ट्रेड रिसीवेबल, तो बनाया है प्रोविजन 2% का ऑन ट्रेड रिसीवेबल वायर प्रिपेयरिंग इट्स फाइनल अकाउंट। सब्सिक्वेंटली कंपनी डिसाइड करा है प्रोविजन 10% बनाने का। तो चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट है जिसका मटेरियल इफेक्ट है इन द करंट पीरियड शुड बी डिस्क्लोज एंड क्वांटिफाई। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है जिसका मटेरियल इफेक्ट है, तो चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसका मटेरियल इफेक्ट है उसको डिस्क्लोज एंड क्वांटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो एनी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव मटेरियल इफेक्ट उसको डिस्क्लोज और क्वांटिफाई करना पड़ता है, राइट, क्वांटिफाइड एंड डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो यही था क्वेश्चन में, और कुछ खास नहीं था, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, अब कंपनी फाइंड दैट द इन्वेंट्री शीट जो है 31/16 की डिड नॉट इंक्लूड 2 पेजेस इन्वेंट्री शीट में इंक्लूड नहीं है, इन्वेंट्री शीट में 2 पेजेस इंक्लूड नहीं है। ये आ गया हमारा प्रायर पीरियड आइटम, इन्वेंट्री वैल्यूएशन नॉट इंक्लूडेड 2 पेजेस, तो वही इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड 2 पेजेस। जब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे थे आप कैसे डील करोगे, तो वही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अराइज हुआ है करंट पीरियड में क्योंकि एरर और ओमिशन था प्रायर पीरियड में। ठीक है, तो ये पूरी डेफिनेशन बताते हैं प्रायर पीरियड की। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज अ प्रायर पीरियड आइटम, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन प्रायर पीरियड आइटम है। तो 14.5 लाख सबसे पहले, अब इसमें 2 पेजेस इंक्लूड नहीं थे 14.5 लाख के, तो सबसे पहले तो मैं मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करूँगा कि भैया क्योंकि वो इंक्लूड है, वो इंक्लूड नहीं थे तो उसको इंक्लूड करो, ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करो। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू शो 14.5 लाख एज अ प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट इन P&L अकाउंट बिलो द लाइन। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ दिस आइटम एज PPI इज रिक्वायर्ड एज पर पेरा। तो सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है, और जो है अभी हमने बात करी कि 14.5 लाख ओपनिंग इन्वेंट्री में एडजस्ट होगा। ठीक है, PPI एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो बाकायदा जो है हमने इसको लिख लिया है कि इसका PPI एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट, तो इसका PPI एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ दीज आइटम करना पड़ेगा आपको, सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ दीज आइटम। चलो, एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग विल कंस्टिट्यूट अ चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो इंट्रोड्यूसिंग अ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम, एक रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम लेकर आ रहे हैं, तो ये तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, इट्स नॉट ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये तो हम फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम लेने वाले हैं इन प्लेस ऑफ एडहॉक पेमेंट। तो एडहॉक पेमेंट टू एम्प्लॉय की जगह हम उसको एक फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुइटी स्कीम लेकर आ रहे हैं। तो बात करते हैं, तो द अडॉप्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम द प्रीवियसली ऑकरिंग इवेंट और ट्रांजेक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सॉरी, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं है, इसको ऐसा नहीं बोलना है। इसमें ऐसा बोला गया है कि अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और चेंज, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, अभी आएगी बात आपकी। ये न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, तो अडॉप्शन क्या बोला है कि अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन जो डिफर है इन सब्सटेंस फ्रॉम द प्रीवियसली ऑकरिंग इवेंट और ट्रांजेक्शन। तो जो प्रीवियसली ऑकर हो रहे थे इवेंट और ट्रांजेक्शन, तो एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन, किसी इवेंट और ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में हम अडॉप्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी जो डिफर है इन सब्सटेंस फ्रॉम द प्रीवियसली ऑकरिंग इवेंट और ट्रांजेक्शन, जो डिफर करता है प्रीवियस अकाउंटिंग पॉलिसी से इन सब्सटेंस विल नॉट कंसिडर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हम नया
नया अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये कोई चेंज नहीं होता है। तो यही बात है कि सब्सटेंशियल चेंज आता है न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी का अडॉप्शन नहीं आता। तो यही इधर बात करी है, तो विल नॉट बी कंसिडर एज अ चेंज, इसको चेंज नहीं मानेंगे। फिर मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉय जो रिटायर हुए हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि उनको पेंशन पे करो, सच एम्प्लॉय को पेंशन मिलेगा 20,000 पर मंथ। अर्लियर कोई ऐसी स्कीम नहीं थी, तो वही है कि अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो ये वो इमटेरियल है, ठीक है। तो सिमिलरली द अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन विच डिड नॉट ऑकर प्रीवियसली, जो प्रीवियसली ऑकर ही नहीं हुए, तो अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट एंड ट्रांजेक्शन जो ऑकर नहीं हुए प्रीवियसली और डेट वर इमटेरियल, या आपने अकाउंटिंग पॉलिसी न्यू अडॉप्ट करी या चेंज अडॉप्ट करा, तो ये जो इमटेरियल है तो इसको चेंज विल नॉट बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो नई स्कीम ला रहे हो तो इसको चेंज नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इधर हमारा जो है पर्टिकुलर सेगमेंट इलस्ट्रेशन नंबर 6, इस तरीके से हमारा स्टडी मटेरियल ओवर होता है, ठीक है। तो क्या बोला है सबसे पहले, एडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस, वो एक नया अकाउंटिंग पॉलिसी ला रहे हो जो डिफर कर रहा है, सब्सटेंशियली डिफर कर रहा है, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। तो क्योंकि अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आप नई अकाउंटिंग पॉलिसी ला रहे हो जो दैट डिफर्ड इन सब्सटेंस, ठीक है, तो विल नॉट कंसिडर चेंज। चेंज का मतलब होता है माइनर चेंज, सब्सटेंशियल चेंज करा तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, राइट। तो न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी का भी अगर आप अडॉप्शन कर रहे हो तो सब्सटेंशियल चेंज है, तो आप थोड़ा सा अगर इसके पहले कभी कुछ गलती से बोलने आया हो तो उसको माफ़ करना। इधर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि चेंज बोला है, सब्सटेंशियल चेंज मतलब चेंज थोड़ी ना होगा, नई अकाउंटिंग पॉलिसी लेके आ रहे हो, कोई चेंज थोड़ी ना है, तो इसको कोई डिस्क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट हाँ, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि चेंज करने से इफेक्ट मटेरियल है तो उसको मैं डिस्क्लोज करूँगा, पर अगर इसका फैक्ट मटेरियल भी नहीं है तो ऐसे केस में उसको सिर्फ मैं इसके फैक्ट्स पर डिस्क्लोज करूँगा, ठीक है। तो फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। अब हम पढ़ते हैं पीएम में कितने क्वेश्चन हैं? पीएम में अराउंड 5 क्वेश्चन है, राइट। अब जैसे कि ओमेगा लिमिटेड हैज़ टू पे डिले कॉटन क्लियरिंग चार्जेस, तो ओमेगा लिमिटेड को, चलो अब अपन एक बार इसके क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से। तो ओमेगा लिमिटेड हैज़ टू पे डिले कॉटन क्लियरिंग चार्जेस ओवर एंड अबव द नेगोशिएटेड प्राइस, तो जो नेगोशिएटेड प्राइस है उससे ज़्यादा हमको पे करना है, तो हैज़ टू पे डिलेड कॉटन क्लियरिंग चार्जेस ओवर एंड अबव द नेगोशिएटेड प्राइस फॉर टेकिंग डिले डिलीवरी ऑफ कॉटन फ्रॉम द सप्लायर गोडाउन, क्योंकि उसने डिले करा है, टेकिंग डिले डिलीवरी। तो अप टू 2015-16 द कंपनी हैज़ रेगुलरली इंक्लूडेड सच चार्जेस इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, दिस बीइंग इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू एक्सक्लूड फ्रॉम द क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो सोच रहे हैं कि अब इसको एक्सक्लूड कर दे क्लोजिंग इन्वेंट्री के वैल्यूएशन से। तो क्या बोला है कि ओमेगा लिमिटेड तो पे करा है डिले कॉटन क्लियरिंग चार्जेस ओवर द नेगोशिएटेड प्राइस, क्योंकि उसने डिले डिलीवरी ली है। 15-16 तक कंपनी रेगुलरली इंक्लूड कर रहा था ये जो चार्जेस है इन द वैल्यूएशन, ठीक है। पर अब क्या हो रहा है कि दिस बीइंग इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब उसको लग रहा है कि कंपनी के इंटरेस्ट के लिए ही सही रहेगा कि इसको एक्सक्लूड करो क्लोजिंग इन्वेंट्री से। इससे क्या है, डिक्रीज इन प्रॉफिट हो गया 7.6 लाख। अब आप इसको कैसे डील करोगे? तो वही है कि अगर ये चेंज कर रहे हो आप, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो अगर वही है कि अगर रिक्वायर्ड बाय स्टैचू है, तो वही इधर बात करी इन्होंने कि अगर रिक्वायर्ड बाय स्टैचू है या इन कंप्लायंस विद ए से 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। तो इधर क्या बोला है, पैरा 29 जो है AS5 का, तो क्या बोलता है वो कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तभी कर सकते हैं जब वो अगर रिक्वायर्ड बाय स्टैचू हो, कंप्लायंस विद एएस हो, कि अगर स्टैचू ने बोला है या तो भैया एएस का मेरे को कंप्लायंस करना है, या चेंज से मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होगा।
तो ऐसे केस में आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज जिसका मटेरियल इफेक्ट है तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूडिंग कॉस्ट फार्मूला, द अकाउंटिंग पॉलिसी और जो कॉस्ट फार्मूला वो डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन द नोट्स टू अकाउंट। ऑल्सो अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ द चेंज, अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ द चेंज, ठीक है। The appropriate disclosure of the change and the amount, the appropriate disclosure of change and the amount by which any item in the financial statement is affected, the appropriate disclosure of the change, the appropriate disclosure of the change and the amount, the appropriate disclosure of the change and the amount by which any item in the financial statement is affected। तो क्या बोला है कि appropriate disclosure of the change and the amount by which any item in the financial statement is affected by such change, ठीक है। तो आपको ये बताना पड़ता है कि इन कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI, डिले कॉटन क्लियरिंग चार्जेस विच आर इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट वो एक्सक्लूड फ्रॉम द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर। हैड द कंपनी कंटिन्यू द अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अगर कंपनी कंटिन्यू करती द अकाउंटिंग प्रैक्टिस तो उस केस में क्या होता, द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज वेल एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स वुड हैव बीन हायर, अगर होता तो बाकायदा वो हायर होता 7.6 लाख से। तो नेचर एंड अमाउंट जो है आपने बाकायदा इसको डिस्क्लोज करा। अब क्वेश्चन 20, हाउ वुड यू डील विद द अकाउंट्स ऑफ यू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। जब कंपनी फाइंड करती कि इन्वेंट्री शीट डज नॉट इंक्लूड 2 पेजेस, तो वही है 2 पेजेस इंक्लूड नहीं है, PPI आइटम है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करोगे, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू शो 14.5 लाख ऐसा PPI एडजस्टमेंट, ये तो PPI एडजस्टमेंट है, ठीक है। और इसका बाकायदा सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ दिस आइटम एज PPI इज़ रिक्वायर्ड, तो सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए। तो सेपरेट डिस्क्लोजर इस आइटम का चाहिए, ठीक है। तो सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ दिस आइटम विल इज रिक्वायर्ड, तो सेपरेट डिस्क्लोजर जो है इस आइटम का चाहिए, इज रिक्वायर्ड एज PPI आइटम। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लास्ट 3 ईयर कंपनी ओनिंग एंड ऑपरेटिंग हेलीकॉप्टर लॉस्ट 4 हेलीकॉप्टर, तो 4 हेलीकॉप्टर लॉस हो गए। एंड कंपनी अकाउंटेड फेल्ट डेट आफ्टर दैट क्रैश मेंटेनेंस प्रोविजन क्रिएटेड इन रिस्पेक्टिव हेलीकॉप्टर, वो अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मेंटेनेंस होगा नहीं, क्योंकि अब गया वो हेलीकॉप्टर ही गया, ठीक है। तो एंड प्रपोज टू राइट बैक P&L अकाउंट एज प्रायर पीरियड आइटम। ये कोई एरर और ओमिशन थोड़ी ना है, इसको PPI जैसा कर रहे हैं, पर ये एरर और ओमिशन नहीं है। ये इसको अपन बोल सकते हैं कि एरर और ओमिशन नहीं है, बट हाँ ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी भी नहीं है। अब डाउट इधर ये आ रहा है कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, कि इसको बोले ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी विद एन एबनॉर्मल अमाउंट, समझते हैं इसको। क्योंकि PPI इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम बात करें हमारे PPI के कंसेप्ट की, तो PPI का कंसेप्ट क्या होता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अराइज हुए हैं, ठीक है, अराइज हुए हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अराइज हुए करंट पीरियड में एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन, ठीक है। और इधर क्या बोल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कि इनकम एक्सपेंडिचर अराइज हुए हैं फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन जो क्लियरली डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है कि नहीं है। तो देखा जाए तो शुड बी डिस्क्लोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, राइट, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, हेलीकॉप्टर क्रैश एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। तो बैलेंस अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस प्रोविजन रिटर्न बैक टू P&L अकाउंट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ड्यू टू क्रैश ऑफ हेलीकॉप्टर इज नॉट अ प्रायर पीरियड आइटम बिकॉज कोई एरर नहीं है, देयर वाज नो एरर इन प्रिपरेशन ऑफ प्रीवियस पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिर प्रायर पीरियड की इन्होंने डेफिनेशन बता दी कि द टर्म प्रायर पीरियड पूरी डेफिनेशन बता दी, राइट। अब एज पर पैराग्राफ 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को जो है वही बात आती है कि डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एज अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ये तो पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट है, तो इसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो नेचर एंड अमाउंट ऑफ ईच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। इन अ मैनर दैट इट हैज़ इम्पैक्टेड ऑन करंट प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी परस्यू, तो उसका जो इम्पैक्ट है करंट प्रॉफिट एंड लॉस पे वो हम परस्यू कर पाए, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है हमने समझा कि नेचर एंड अमाउंट उसका डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। अब दिनेश एंड कंपनी है, उसने एग्रीमेंट साइन करा वर्कर्स से कि इंक्रीज़ करेंगे वेजेस, ठीक है। तो इंक्रीज़ करेंगे वेजेस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करेंगे। तो वही है कि आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ अरियर 13, 14, 14, 15, 15, 16 ये सब दे के रखा है, और ये अमाउंट पेबल होगा सितंबर 2016 में। तो ये भले एबनॉर्मल अमाउंट है, पर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी से है, और इसको बाकायदा इसका साइज एंड नेचर ही ऐसा है कि इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। तो उसका अमाउंट एंड नेचर हम डिस्क्लोज करेंगे। तो इसको हम क्या बोले, देखा जाए तो एडिशनल वेजेस वही है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से है, भले ही एबनॉर्मल अमाउंट में है, ठीक है। तो एंटरप्राइज इसको एबनॉर्मल आइटम क्वालिफाई नहीं करेगा, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है समझने का। तो नेचर और आइटम जो है, नेचर एंड अमाउंट जो है, इसको हम सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, और यही हम बात कर चुके हैं, टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली। क्वेश्चन 23, एक्स लिमिटेड प्रोविजन बना रहा है 31/3/2016 का प्रोविजन है, प्रोविजन अप टू 31/3/2016 फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री बेस्ड ऑन नो इशू फॉर लास्ट 12 मंथ, क्योंकि 12 महीने से इशू ही नहीं हुआ है तो प्रोविजन बना दिया। टेक्निकल इवेल्यूएशन करा है, तो कंपनी वांट टू मेक प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर 31/3/17 इन द फॉलोइंग मैनर। तो कंपनी तो मेक करी थी प्रोविजन 31/3/16 तक का फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री बेस्ड ऑन नो इशू, क्योंकि कोई इशू, अच्छा, बेस्ड ऑन नो इशू फॉर द लास्ट 12 मंथ, कि अगर 12 महीने से कोई इशू नहीं है तो ऐसे केस में प्रोविजन बना दिया जाता है। अब टेक्निकल इवेल्यूएशन, बेस्ड ऑन टेक्निकल इवेल्यूएशन कंपनी वांट टू मेक प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर 31/3/17 की इन्वेंट्री की वैल्यू इतनी है, प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 12 मंथ। तो 12 महीने से इशू नहीं है तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा 8 लाख का, टेक्निकल इवेल्यूएशन से चले तो 7.5 लाख है। तो दस दिस अमाउंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। या चेंज इन कैन द कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन, कंपनी चेंज तो कर सकती है मेथड ऑफ प्रोविजन, क्योंकि ये तो अकाउंटिंग एस्टिमेट है और ये सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बनता है। ये तो जजमेंट है जो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से होता है, सर्कमस्टेंसेस अगर चेंज हो तो जजमेंट चेंज हो सकता है। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है। अब समझते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। तो बेसिस ऑफ प्रोविजनिंग whether on no issues is or technical evaluation is the basis of making estimate, ये तो एक बेसिस है ऑफ मेकिंग एस्टिमेट, एंड इसको कंसिडर नहीं करा जाएगा एज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये तो बोली जाए है कि कंसिडर नहीं करा जाएगा अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो ये तो इनहेरेंट बिजनेस एक्टिविटी की अनसर्टेनिटी है, ये तो अनसर्टेनिटी है इनहेरेंट बिजनेस एक्टिविटी की, कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है कैन नॉट बी मेजर्ड विद प्रिसीजन, बस ये सिर्फ एस्टिमेट ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, अब वही एस्टिमेट है, चेंज इन एस्टिमेट का इम्पैक्ट है करंट ईयर में, तो नेचर और अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो एस्टिमेशन में इन्वॉल्व जजमेंट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। तो द बेसिस ऑफ चेंज इन द प्रोविजनिंग इज अ गाइडलाइन एंड द बेटर वे ऑफ एस्टिमेटिंग द प्रोविजन। द बेसिस ऑफ चेंज इन द प्रोविजन, द बेसिस ऑफ चेंज इन द प्रोविजनिंग इज अ गाइडलाइन एंड द बेटर वे ऑफ एस्टिमेट द प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन अकाउंट ऑफ चेंज, hence it is not a change in accounting policy. Accounting policy is the valuation of inventory on cost and NRV whichever is lower. Any interchange in the valuation base would have constituted change in accounting policy. अगर interchange हो रहा है valuation base में तो उसको accounting policy बोला जाता है। Company should able to demonstrate satisfactorily that have regard to circumstances, कि किस circumstances के कारण जो है provision जो है बी मेड ऑन टेक्निकल इवेल्यूएशन, ठीक है। तो कंपनी को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए सेटिस्फैक्टरीली दैट हैविंग रिगार्ड टू सर्कमस्टेंसेस प्रोविजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवेल्यूएशन वो मोर सेटिस्फैक्ट्री है रिजल्ट्स देन द प्रोविजन बेस्ड ऑन 12 मंथ। इसको बताना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि प्रोविजन जो है बेस्ड ऑन टेक्निकल इवेल्यूएशन ये सेटिस्फैक्टरीली है देन द प्रोविजन बेस्ड ऑन 12 मंथ। इन दैट केस कंपनी कैन चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन। तो कंपनी चेंज कर सकता है मेथड ऑफ प्रोविजन, ठीक है। तो कंपनी चेंज कर सकता है मेथड ऑफ प्रोविजन प्रोवाइडेड अगर उसने बता दिया, अगर उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि ये जो है सेटिस्फैक्शन से बता दिया कि ये चेंज करना ज़रूरी था। तो ये वही बात आती है कि अगर आपने डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो सेटिस्फैक्टरीली कि फैक्टर्स रिगार्डिंग द सर्कमस्टेंसेस दैट रिगार्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस प्रोविजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवेल्यूएशन मोर सेटिस्फैक्टरीली है, तो आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा
ठीक है। तो रादर देन प्रोविजन जो आप बेस्ड ऑन द 12 मंथ इशू, तो कंपनी जो है चेंज कर सकती है मेथड ऑफ प्रोविजन, वो ये सेम टू सेम हमने इनकॉर्पोरेट भी कर लिया इधर। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा SMPM और हमारे कंसेप्ट बुक के सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट बुक से हमने सब समझ लिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकायदा इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी हमने मार्कअप कर लिया है। तो इस तरीके से जो है हमारा AS5 अराउंड 2 पेजेस में कवर हो जाता है, एंड इन 2 पेजेस को SMPM के साथ कवर करने में हमें अराउंड 1 घंटा लग चुका है, राइट। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जैसा भी हो, आपके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का वेट रहेगा। आपको जो भी इसके रिस्पेक्ट में कमेंट करना हो प्लीज़ करिए, क्योंकि वो हेल्प करेगा नेक्स्ट वीडियो को प्रिपेयर करने में। ओके, सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।